अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शाकिर हुसैन और आज हम यूनिट नंबर 6 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस यूनिट में हम क्या क्या चीजें डिस्कस कर रहे होंगे, मैं इसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपसे डिस्कस कर लेता हूं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ऑफ 2023। तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ को, और कूलम्स के लॉ के बाद हम डिस्कस कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, और इसके डिफरेंट केसेस को हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिस्कस करेंगे। और आखिर पे जो हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर वो होगा कैपेसिटर। कैपेसिटर का ऑलमोस्ट सारा पोर्शन ही हमारे पास होगा, जिसमें हम कैपेसिटर की एबीसी को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसके अलावा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, और आखिर में हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो सर आज के लेक्चर में क्या है भाई, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बुनियादी बातें कुछ, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ को। और कूलम्स लॉ कितना आसान टॉपिक है, और आज के लेक्चर के बाद ये आपके लिए और भी आसान हो जाएगा, और इससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो भी हम आज सीखेंगे, और इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आने वाला है इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सबसे पहले बुनियादी बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो आपने पढ़ा हुआ है सर स्टडी ऑफ चार्जेस। किसकी स्टडी होती है सर? चार्जेस की स्टडी होती है। कहां पर सर? एट रेस्ट। ठीक है जी, तो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अब जब हम बात करते हैं चार्जेस की, तो चार्जेस को भी हम देख लेते हैं कि चार्जेस किस बला का नाम है। अगर आपको याद हो, आपने ड्यूरिंग रेगुलर क्लासेस पढ़ा होगा कि चार्जेस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, और दूसरे होते हैं नेगेटिव चार्जेस। अब पॉजिटिव चार्जेस कौन से होते हैं और नेगेटिव चार्जेस कौन से होते हैं, ये कोई ऐसा कोई फिनोमेना नहीं है, लेकिन बस यूं कह दिया गया कि जो प्रोटॉन्स है ना, प्रोटॉन्स, उन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव हो गए। यानी कि एक पार्टिकल पर पॉजिटिव कह दिया और दूसरे पार्टिकल पर नेगेटिव कह दिया। ये भी कह सकते थे कि इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव है, इससे कोई फिनोमेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आल्दो बात हो रही है नेचर की, तो नेचर में चार्जेस दो तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अब अगला सवाल ये है कि किसी बॉडी को अगर चार्ज करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी चार्ज अ बॉडी? ठीक है, तो चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, आप एक बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं? तो किसी बॉडी को चार्ज करने का जो मेथड होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन का। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिफिकेशन का। अब इलेक्ट्रिफिकेशन में किसी बॉडी को हम चार्ज करते हैं। अब चार्ज करने में हम इसको दो तरीकों से चार्ज कर सकते हैं। एक तरीका तो है, वो है हमारा कंडक्शन का। कौन सा मेथड है? कंडक्शन, ठीक है। और दूसरा जो मेथड होगा वो होगा इंडक्शन का, ठीक है। कौन सा मेथड? इंडक्शन का। आपने पढ़ा होगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन में एज अ ओवरऑल जो बॉडी है वो चार्ज नहीं होती, लेकिन उसकी एक साइड चार्ज हो जाती है, हम इसको यूं कह सकते हैं। अब कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में जो बॉडीज हैं वो कांटेक्ट में आती है। बॉडीज आर कनेक्टेड, मैं ये कह सकता हूं कि आप इसमें बॉडीज को कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है? नो कनेक्शन बिटवीन बॉडीज। दो बॉडीज के दरमियान में कनेक्शन नहीं होता, और चार्ज भी हो जाती है बॉडी। चार्ज कैसे होती है अभी मैं आपको बताता हूं। अब पहली बात करते हैं कि कंडक्शन कैसे होती है। तो कंडक्शन आपने घर पर भी की होगी। सर कब की थी? कभी आपने कंघी वाला एक्सपेरिमेंट किया हो, आपने बालों को कॉम्ब किया और आपकी वो जो कॉम्ब है यानी कि कंघी है जो, उससे आपने फिर कुछ पेजेस को उठाया हो,
तो आप देखते हैं कि वो जो कॉम्ब है वो भी चार्ज हो गया। अब इसका मतलब हुआ अगर किसी बॉडी को चार्ज करना हो तो हम क्या करते हैं, हम एक फ्रिक्शन मेथड करते हैं, यानी कि आप जब दो बॉडीज को आपस में ऐसे रगड़ेंगे ना, फ्रिक्शन की वजह से भी चार्ज हो जाती है। अब फ्रिक्शन की वजह से कैसे चार्ज हो जाती है, जैसे देखिएगा, फर्ज कर लें ये कोई मेटेलिक बॉडी है और आपको पता है मेटेलिक बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन जो है तो इसको जब आप ऐसे रब करेंगे ना तो अब क्या होगा, अब इसके ऊपर इस अगर ये मेटल है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो इतनी एनर्जी गेन कर लेंगे कि उनकी एनर्जी इस मेटल की का जो वर्क फंक्शन है उससे बढ़ जाएगी और फिर वो इस सरफेस से लीव कर जाएंगे और दूसरी बॉडी पर चले जाएंगे। तो इस तरह से एक बॉडी चार्ज हो जाती है। तो मतलब अगर कोई बॉडी चार्ज होगी कंडक्शन में तो कैसे होगी, वो होगी बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्जिंग ऑफ बॉडी में कौन ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा तो यहां से दो बातें समझ में आती हैं। एक ये सब समझ में आती है कि बॉडी गेन करेगी इलेक्ट्रॉन्स को, और दूसरी बात ये समझ में आती है कि बॉडी लॉस करेगी इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, अब जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करे तो इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब है कि बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। और दूसरा इसका मतलब यह है कि बॉडी का जो मैस है वो क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। कितना, जितने इलेक्ट्रॉन्स उस पर ट्रांसफर हो गए। और दूसरी बात जो यहां से हम डिस्कस कर सकते हैं वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करती है तो इसका यह मतलब है कि उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सिंपल बॉडी की बात करूंगी तो वो बॉडी न्यूट्रल होती है। अब न्यूट्रल का क्या मतलब होता है, न्यूट्रल का ये मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल हम यूं कंसीडर कर लेते हैं इस बॉडी पर 1000 इलेक्ट्रॉन्स है और 1000 ही फिर क्या होंगे, सर प्रोटॉन होंगे। ओवरऑल बॉडी पर जो नेट चार्ज है वो क्या होता है, जीरो होता है। अब नेट चार्ज जीरो होने का मतलब ये है कि अगर मैं इसमें से 50 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं, ठीक है, तो इसमें अब 50 प्रोटॉन बढ़ गए। ठीक है, पहले दोनों बैलेंस थे, अब 50 प्रोटॉन बढ़ गए। तो अब इसका मतलब हुआ बॉडी पर चार्ज होगा वो 50 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा, यानी कि 50 ई होगा। ई क्या होता है, चार्ज होना सिंगल प्रोटॉन या चार्ज होना सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। तो अब जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरी बात, जब वो लॉस करेगी इलेक्ट्रॉन तो उसका मैस क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, या वो क्या नाम है, लेस हैवी हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात है कि नो कनेक्शन बिटवीन बॉडीज। अगर कनेक्शन नहीं होता तो फिर इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब है, अगर फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास कोई बॉडी है और इस बॉडी पर चार्जेस हैं। सर कौन से चार्जेस हैं, भाई सारे चार्जेस हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, रैंडम पड़े हुए हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इसमें, यानी कि ये इक्विलिब्रियम में इस वक्त। अब हम एक काम करते हैं, मैं आपसे पूछता हूं इस बॉडी पर क्या चार्ज है, तो आप कहेंगे सर इस पर जीरो चार्ज है। ठीक है जी, अगर मैं एक काम करता हूं, मैं इसके पास एक रॉड लेकर आता हूं, क्या लेकर आता हूं, एक रॉड, और उस रॉड पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अब क्या होगा इस बॉडी के साथ, सर अब यूं होगा, आपको पता है शुरू में हम बात एक कर लेते हैं कि जो लाइक चार्जेस है ना, लाइक चार्जेस ये क्या करते हैं, ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और इसके मुकाबले में जो अनलाइक चार्जेस हैं वो क्या काम करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ये दोनों बातें आपको क्लियरली पता है। अब होगा क्या, चूंकि यहां एक रॉड लेके आया हूं उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहां से ये नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव को दूसरी तरफ भगा देगा। तो अब इस पूरी बॉडी के अंदर जो चार्जेस हैं वो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगर मैं कहूं तो यहां पर सारे कौन आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस इधर आ गए, और इधर कौन आ जाएंगे, इधर नेगेटिव चार्जेस एक साइड पर हो जाएंगे। अब इस बॉडी ने एक्चुअली इस रॉड ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लिया और नेगेटिव को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। अब मुझे बताएं इन दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन हो रही है कि नहीं हो रही, आप कहेंगे सर हो रही है। तो
अब मुझे एक, अच्छा अगर अट्रैक्शन हो रही है तो मुझे एक बात बताएं, क्या ये बॉडी चार्ज है? इस बॉडी पर चार्ज कितना है? जब मैं कह रहा हूं ना चार्ज कितना है तो मैं नेट चार्ज की बात कर रहा हूं, जल्दी से बता दें। अब आप कहेंगे सर ये तो न्यूट्रल है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी न्यूट्रल हो फिर भी वो अट्रैक्ट हो सकती है। अगर इस पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज होते तो क्या होता? रिपल्शन होती। अगर इस पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होते तो इससे अट्रैक्ट हो जाती, लेकिन हमने पहले देखा हुआ है कि ये बॉडी न्यूट्रल थी। अब अगर रिपल्शन होती तो पक्की बात थी कि इस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब चूंकि अट्रैक्शन हुई है तो अब ये न्यूट्रल हमें पता थी, तो अट्रैक्शन इसका मतलब है शो टेस्ट नहीं है किसी बॉडी पर पता चलाने के लिए कि इस पर चार्ज है कि नहीं है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि किसी बॉडी पर चार्ज है? तो वो हमें पता चलेगा रिपल्शन से। अगर कोई बॉडी किसी चार्ज बॉडी से रिपेल हो रही है तो इसका मतलब वो भी चार्ज है। अगर वो रिपेल नहीं हो रही तो हम श्योर नहीं कह सकते कि उस पर चार्ज है कि नहीं है। तो मैं यहां एक पॉइंट लिख देता हूं, मैं ये लिख देता हूं, रिपल्शन is a sure test of presence of charge on a body। किसी बॉडी पर चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं है तो वो रिपल्शन से हमें कंफर्म हो जाएगा। अगर रिपल्शन हो रही है तो कंफर्म चार्ज है, ठीक है। अट्रैक्शन में हम श्योर नहीं होते। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं फर्दर चार्जेस की ही बात करते हैं। तो जो चार्जेस है इनके बारे में दो बातें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट है याद रखनी है। चार्जेस जो है ये क्वांटाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं? क्वांटाइज्ड होते हैं। किसी बॉडी पर अगर चार्ज है तो वो क्वांटाइज होगा। क्वांटाइज का क्या मतलब है? क्वांटाइज का ये मतलब है कि उस बॉडी पर चार्ज या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा। जब मैं 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं ना तो इसका यह मतलब है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, कि 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा 2 के, 3 के, 4 के एंड सो ऑन। या मैं एक जनरल फॉर्मूला इसका लिख दूं तो Q इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस Ne, ठीक है। अब अगर प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस Ne आ जाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो माइनस Ne आ जाएगा। इसमें n क्या है? इसमें n होल नंबर है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, सारे नंबर आ सकते हैं इसमें। अगर मैं यहां पर 1 पुट करूं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1 ही। अगर मैं 2 पुट करूं 2 ही, 3 पुट करूं 3 एंड सो ऑन। अच्छा, मुझे बताएं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि the charge on a body cannot be, किसी बॉडी पर चार्ज नहीं हो सकता, या आप इसको एक एमसीक्यू कंसीडर कर लें। तो ऑप्शन में आपको दे देता हूं, ई नहीं हो सकता, बीटा में कह देता हूं 4E नहीं हो सकता, चार्ली में कह देता हूं E/2 नहीं हो सकता, और डेल्टा में मैं कह देता हूं 3E नहीं हो सकता। तो बताएं कौन सा ऑप्शन होगा? अब आप कहेंगे सर E/2 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि कम से कम जो चार्ज है वो 1E हो सकता है। इसको बोलते हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, या तो 1E होगा, 2E होगा, 3E होगा, 4E होगा, ये हाफ नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ठीक है। अब दूसरी बात कौन सी थी सर? दूसरी बात है कि चार्ज जो है ना किसी बॉडी पर, किसी आइसोलेटेड बॉडी पर, वो हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। चार्ज ऑन एन isolated body remains constant। चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है या कंजर्व रहता है, हम इसको यूं बोलते हैं, ठीक है। अब दो बातें जो है इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी बॉडी पर चार्ज मेजर करना हो तो कैसे मेजर करते हैं? सर, चार्ज मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, मेजर चार्ज। अगर आपने चार्ज मेजर करना है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? सर, उसके लिए यूज करते हैं हम इलेक्ट्रोमीटर। सर, इलेक्ट्रोस्कोप नहीं था? नहीं भाई, इलेक्ट्रोस्कोप से अगर आपने कुछ मेजर करना है तो इलेक्ट्रोस्कोप आपको काम देती है प्रेजेंस ऑफ चार्ज बताने में, प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, ठीक है। किसी बॉडी पर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं, एक बात। दूसरी बात, नेचर ऑफ चार्ज।
नेचर ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। अब ये कैसे पता चलता है? ये जो बात है ये आपको पता चलती है उसी चीज से जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्कोप से। इलेक्ट्रोस्कोप से तो इलेक्ट्रोस्कोप आपको बताती है कि किसी बॉडी पर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, और किसी बॉडी पर जो मौजूद चार्ज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि उसकी नेचर बताती है, पोलैरिटी बताती है। अब जल्दी से हम चलते हैं एक एमसीक्यू की तरफ और उसके बाद हम कूलम्स लॉ की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू बहुत आसान है। एमसीक्यू है, मैं आपसे ये कहता हूं कि एक बॉडी है, उस पर चार्ज है जी Q इज इक्वल टू 32 माइक्रोकूलम। तो जल्दी से बता दें उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ठीक है, n का क्या मतलब है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जल्दी से बता दें। और एक मैं और आपको इंफॉर्मेटिव बात बताता चलूं, तब तक आप इसको सॉल्व कर लें। इंफॉर्मेटिव बात यह है कि जो चार्ज ऑन 1 कूलम है ना, 1 कूलम चार्ज, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। तो वो आपने पढ़ा हुआ है, होता है 6.25 क्रॉस 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन पे का चार्ज जो है वो 1 कूलम चार्ज के बराबर होता है। आप इसको निकाल भी सकते हैं किस फॉर्मूला से, ये जो अभी हमने लिखा है, n इक्वल टू क्यू ओवर ई। क्यू 1 कूलम पुट करें और e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मैं आपको बता देता हूं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1e बराबर होता है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। ठीक हो गया। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट किया और ऊपर आपने 1 कूलम पुट किया 1, तो 1 ओवर 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 को सॉल्व करेंगे ना, तो ये आंसर आ जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये आपने याद रखनी है, ये आगे आपको मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स में पुट करनी पड़ सकती है। अच्छा, जल्दी से बता दें इसका क्या आंसर आया। निकाल लिया होगा हमने, n निकालना है ना, तो ये फॉर्मूला n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, n इक्वल टू आ जाएगा Q ओवर E। अब यहां वैल्यूज पुट कर दें। सर Q है हमारे पास 32 माइक्रोकूलम, अच्छा जी, और E कितना है सर, E होता है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 32 माइक्रोकूलम को मैं लिख सकता हूं 32 क्रॉस 10⁻6 ओवर, इसको मैं लिख सकता हूं, पॉइंट को मैं यहां ले आऊं, 16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 है ना, पॉइंट इधर ले गया तो ये -20 हो गया। अब 16 2 कितना हो गया 32, तो यहां से आपके पास आंसर आ गया 10⁻⁻20 ऊपर ले जाए, प्लस का 20 हो जाएगा, 10⁻⁻6 और 10⁻+20 कितना हो जाएगा 10⁻14। तो ये आंसर आ जाएगा 2 क्रॉस 10⁻14। यही निकाला था कि नहीं। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक हो गया जी, इसमें 32 माइक्रोकूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके हो गया जी। अब हम बात करते हैं, अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज कूलम लॉ। इसके लिए बोर्ड रेज कर लेते हैं। अब हमने बात करनी है कूलम्स लॉ की। अब कूलम्स लॉ की जरूरत क्यों पेश है। अब आपको एक बात पता है कि जो फोर्स होती है ना दो चार्जेस के बिटवीन, वो या तो अट्रैक्टिव हो सकती है या तो रिपल्सिव हो सकती है। अब अगला सवाल ये प्रोड्यूस होता है कि वो फोर्स है कितनी। दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स तो लग रही है, लेकिन वो कितनी लग रही है, उसकी क्वांटिटी क्या है, यानी कि क्वालिटेटिव नेचर तो आपको पता चल गई कि लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन आपको क्या पता है कि उन दोनों के दरमियान जो फोर्स लग रही है उसकी क्वांटिटी कितनी। तो क्वांटिटेटिव मैजर जो है वो आपको कौन देगा, वो कूलम्स देगा। तो कूलम ने जो लॉ दिया था उसने ये कहा कि जो दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स है ना, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। फॉर एग्जांपल मैंने ये नीचे दो चार्ज बनाए हैं, ये Q1 है और ये Q2 है। इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स लग रही होगी, लेट्स फोर्स, इस पर जो फोर्स लग रही है उसको हम Fe कह देते हैं। ठीक है, अब ये कितनी फोर्स लग रही होगी तो ये हम निकाल सकते हैं। अब इसके लिए उसने फॉर्मूला दिया, डेफिनेटली इस पर अगर फोर्स लग रही तो इस पर भी लग रही होगी। ठीक है, Fe, तो वो जो फोर्स लग रही है Fe वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के प्रोडक्ट के, Q1 और Q2 के।
और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, FE इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब इनको जब हम कंबाइन करते हैं तो ये क्या आ जाती है, ये आ जाती है FE इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब इसमें K क्या चीज है, इस K को हम बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है, कूलम्स कांस्टेंट। अब K की वैल्यू क्या होती है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले एक जरा इंपॉर्टेंट बात है और वो ये है कि ये लॉ एप्लीकेबल कब होगा। लॉ तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि ये कब कब एप्लीकेबल है, तो उसके लिए हम इसकी लिमिटेशंस को भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम दोबारा आएंगे K की तरफ। तो मैं लिखता हूं यहां पर लिमिटेशंस, किसकी लिमिटेशंस, कूलम्स लॉ की। अच्छा, तो कूलम्स लॉ कब लगता है, जब स्टेशनरी चार्ज हो, दो चार्ज अगर स्टेशनरी है तो उन पर लगेगा स्टेशनरी चार्जेस, ठीक है। और स्टेशनरी चार्जेस कौन से हो, पॉइंट चार्जेस हो, पॉइंट चार्जेस। अब सर पॉइंट चार्जेस कौन से होते हैं, भाई आपने पढ़ा हुआ है, अगर देखें जो चार्ज हम कंसीडर कर रहे होंगे ना, तो चार्ज एक स्फेरिकल बॉडी कंसीडर करेंगे, चार्ज को हम क्या कंसीडर करेंगे, स्फेरिकल कंसीडर करेंगे, ठीक हो गया। अब देखें ये एक स्फीयर है, इसका साइज क्या होता है, ये इसका रेडियस, मैं इसको कह देता हूं ये R है, तो R इसका रेडियस है, ठीक है, ये इसका साइज होता है। अगर दो चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है, ये देखें स्मॉल r, अगर उनके दरमियान में डिस्टेंस वो ग्रेटर देन उनके साइज से हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों चार्जेस क्या है, ये पॉइंट चार्जेस है, ठीक है। तो अब कहां एप्लीकेबल होगा ये, पॉइंट चार्जेस पर। या हम यूं भी कह सकते हैं कि ये कब एप्लीकेबल होता है, ये तब एप्लीकेबल होता है जब दो चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर हो। अब अगर इससे कम डिस्टेंस क्या होगा तो फिर क्या होगा, फिर एक और फोर्स डोमिनेट कर जाती है जिसको आप न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, तो उसके आने से बाकी सारी फोर्सेस एक साइड पे हो जाती हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे वापस ये जो K है, कूलम्स कांस्टेंट, तो डिपेंडेंस ऑफ K की बात कर लेते हैं कि K किस पर डिपेंड करता है, डिपेंडेंस ऑफ K, डिपेंडेंस ऑफ K, K किस पर डिपेंड करता है, तो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, K दो बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात जिस पर K डिपेंड करता है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स के सिस्टम पर डिपेंड करता है। अच्छा सर दूसरी बात भी आपने पढ़ी हुई है, मीडियम पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर, ठीक है। K की वैल्यू दो चीजों पर डिपेंड करती है। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स की जब हम बात करते हैं तो SI में जो K की वैल्यू है वो कितनी है जी, K की वैल्यू है 9 क्रॉस 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक हो गया जी। अब यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं भाई K की डायमेंशन क्या होगी, तो आप बता सकते हैं, लेकिन डायमेंशन बताने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, K की डायमेंशन बताने के लिए आपको इसके बेस यूनिट्स पता होना चाहिए। तो मैं आपसे पूछता हूं कि इसके बेस यूनिट्स बताएं, इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स K का यूनिट क्या होगा, तो बेस में इसको लेकर जाएं, बेस में लेकर जाते हैं, न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा सर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर ऐसे ही आ गया, शाबाश। और कूलम स्क्वायर, कूलम चार्ज है, बेसिक क्वांटिटी नहीं है, करंट बेसिक क्वांटिटी है, तो Q इक्वल टू क्या होता है, IT, I इज इक्वल टू Q ओवर T, तो Q इक्वल टू क्या आ गया, IT, तो कूलम की जगह आ जाएगा AS यानी कि एम्पेयर सेकंड, और ऊपर -2 वैसे लगा दिया हमने। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, kg ऐसे ही आ गया, और ये मीटर स्क्वायर कितना हो गया, मीटर क्यूब, और उसके बाद ये सेकंड पावर -4 है, और ये सेकंड पावर -2 है, और ये a की पावर क्या आ जाएगी, -2, तो a -2 और सेकंड -4, तो ये हमारे पास K का यूनिट आ गया इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। अब इसकी डायमेंशन हम बता सकते हैं, kg मैस है तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी कैपिटल M, मीटर लेंथ है तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी L क्यूब, और A की डायमेंशन, करंट की डायमेंशन को A से ही समटाइम डिनोट कर देते हैं, तो A -2 आ गया, और सेकंड टाइम है तो T की जगह आ गया -4, तो ये आपके पास डायमेंशन आ गई किसकी, K की। अच्छा इसके बाद
के की वैल्यू एक और भी है, वो क्या है सर? के की वैल्यू इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में है, वो है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहां पर ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है, ये सबको पता होगा, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी क्या होती है? हम इसको यूं कह सकते हैं कि हाउ मच अ मीडियम परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होती है? तो आपने पढ़ा होगा, इसकी वैल्यू होती है 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12। इसका यूनिट क्या होगा? देखें, ये इसका यूनिट अगर आपने निकालना है या इसकी वैल्यू भी निकालनी हो तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आ जाएगा, ये इधर ले जाए 1/4 पाई के। के की वैल्यू आपको पता है, ये भी हमने लिखी है 9 क्रॉस 10⁻⁹, और 4 और पाई वैसे ही कांस्टेंट है, इन सबको मल्टीप्लाई करें और 1 से डिवाइड कर दे तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी, और वो कितनी आती है? 8.85 क्रॉस 10⁻12, और यूनिट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मुझे बताएं इसका बेस टर्म में क्या यूनिट होगा? तो सर इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ये हमने निकाला ना, इसको इन्वर्ट कर दे, इसको इन्वर्ट कर दिया, ये यूनिट बन जाएगा हमारे पास पर केजी। ठीक है, और पर मीटर क्यूब, और कौन हो सकता है? एम्पेयर स्क्वायर और सेकंड पावर 4, तो ये भी इसका यूनिट हो सकता है। या इसका एक और यूनिट भी होता है, वो होता है फैरेड पर मीटर। अब ये कहां से आया? आपने आगे चल के एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर क्या होता है? ओवर D। यहां से आप इस फॉर्मूला को निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आ जाएगा CD ओवर A। ठीक है, अब C कौन है? C सर है हमारे पास कैपेसिटेंस, इसका यूनिट फैरेड हो गया, और D का यूनिट मीटर हो गया, और A का यूनिट मीटर स्क्वायर हो गया। 1 मीटर से 1 मीटर गायब हो गया, तो F ओवर M दैट इज फैरेड पर मीटर, ये भी इसका यूनिट हो सकता है, ये भी आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी? अभी तक जो भी हम बात कर रहे थे ना फोर्स की, वो सारी थी इन वैक्यूम। अब मीडियम की फॉर्म में ये फोर्स क्या हो जाएगी? मैं यहां लिखता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। अगर हम कोई मीडियम रख दें, वैक्यूम की बजाय क्या आ जाए? मीडियम आ जाए दो चार्जेस के बिटवीन, तो फिर क्या होगा? अब देखिए, जब हम मीडियम रख देंगे ना, तो वो जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो के की वैल्यू पुट करें ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा Fm, मैं इसको कह देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ एक और चीज आ जाएगी, और वो कौन है? एप्सिलॉन r, और आगे Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर, ये वैसे ही आ गया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में आप देखें ये जो चीज है सारी, ये क्या चीज है? ये F वैक्यूम नहीं है सर? बिल्कुल ये F वैक्यूम है। तो अब फिर हम यूं कर सकते हैं, F मीडियम बराबर आ जाएगा F वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन r। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये एप्सिलॉन r जो है ये क्या चीज है? इसको हम बोलते हैं, आपको पता भी है, इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं सर? रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसको ये दोनों नाम दिए जा सकते हैं। अब जब रिलेटिव परमिटिविटी, अच्छा याद रखिए, जो वैक्यूम होता है ना, आपकी बुक में साइड पर जहां कूलम्स लाए वहां एक टेबल दिया होगा, उसमें डिफरेंट मटेरियल्स की एप्सिलॉन r की वैल्यू दी होगी। तो जैसे मैं चंद इंपॉर्टेंट की बात कर लेता हूं, एप्सिलॉन r जो है वैक्यूम के केस में कितना होगा? ये सर होगा 1। अच्छा, एप्सिलॉन r A के केस में कितना होगा? ये होगा 1.0006। और एप्सिलॉन r मेटल के केस में कितना होगा? एप्सिलॉन r मेटल के केस में कितना होगा? सर ये होगा इंफिनिटी। अच्छा जल्दी से बता दें, एप्सिलॉन r वाटर के केस में क्या होगा? वाटर के केस में इसकी वैल्यू हो जाती है
78.5। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटिव परमिटिविटीज थी, ये आपने याद रखनी है। अच्छा, अब मैं ना एक और इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूं इसी के हवाले से, और वो ये है कि अब इस फॉर्मूला को आप देखें, इस फॉर्मूला को Fm = F वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन r। अगर यहां से मैं एप्सिलॉन r निकालना चाहूं तो एप्सिलॉन r मेरे पास आ जाएगा, ये F मीडियम इधर नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो F वैक्यूम ओवर F मीडियम। ठीक हो गया, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। मेरा अब आपसे ये सवाल है कि इसका यूनिट क्या होगा, एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट क्या होगा। आप कहेंगे सर इट हैज नो यूनिट। अब चलो बताओ फिर यूनिट क्यों नहीं। सर ये रेशो है ना, किसकी रेशो है सर, ये दो फोर्सेस की रेशो है। किसकी रेशो है सर, दो फोर्सेस की। ऊपर भी फोर्स है न्यूटन, नीचे भी फोर्स है न्यूटन, से न्यूटन गायब हो गया, तो आपको पता रेशो की रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। अब ना इसको रेज करते हैं और कुछ एमसीक्यूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक के साथ। अब मैं आपके साथ एक आध एमसीक्यू डिस्कस कर लेता हूं। एमसीक्यू बहुत आसान है। एमसीक्यू है कि इफ एफ वैक्यूम आपके पास हो 15 न्यूटन और एप्सिलॉन आर की वैल्यू हो 5, तो जल्दी से बता दे एफ वैक्यूम सॉरी एफ मीडियम कितना होगा। ठीक है सर, ये तो बहुत आसान सवाल पूछ लिया आपने बच्चों वाला। कैसे, अभी सर आपने फॉर्मूला बताया है कि एप्सिलॉन आर बराबर होता है एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम। ठीक है, अगर हमने एफ मीडियम निकालना तो ये इधर ले, एफ मीडियम बराबर आ जाएगा एफ वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब यहां वैल्यूज पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। सर एफ वैक्यूम कितना है 50 है और नीचे एप्सिलॉन आर कितना गिवन है 5, तो 5 1 are 5, तो एफ मीडियम कितना आ गया, मीडियम में इसकी फोर्स आ जाएगी 10 न्यूटन। ओके हो गया जी, बहुत आसान सवाल था। अब अभी हमने बड़ी बातें करनी है कूलम्ब लॉ के हवाले से, तो चलिए जी अब हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ, या कूलम्ब फोर्स की जो वेक्टर फॉर्म है उसको देखते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ Fe, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वेक्टर फॉर्म क्या होगी। वेक्टर फॉर्म को समझना बहुत आसान है। फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक को हम नाम दे देते हैं Q1 का और एक को हम नाम दे देते हैं Q2 का, और इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसे हम कह देते हैं R। अब हमें पता है इस Q1 पर एक फोर्स लग रही होगी जिसको हम कह देते हैं F12। F12 का मतलब है 1 पर फोर्स लग रही है और 2 लगा रहा है Q2, और इस पर भी एक फोर्स लग रही होगी, क्योंकि स्लाइड जा रही है तो रिपेल करेंगे। ये देखें इस पर लगेगी फोर्स F21। 21 का मतलब 2 पर फोर्स लग रही है, कौन लगा रहा है 1 लगा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर मैं इस फोर्स को लिखना चाहूं तो इसको मैं कैसे लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में। वो आ जाएगा F12 इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर। अब इनटू क्या आ जाएगा, इनटू यूनिट वेक्टर आएगा R कैप। अब R कैप जो होगा, दो फोर्सेस है तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा। R कैप वो वाला R कैप जो 1 2 फोर्स 1 2 की डायरेक्शन को शो करेगा उसको हम नाम दे देते हैं R12 कैप, और जो F21 की डायरेक्शन को शो करेगा इसको हम नाम दे देते हैं F21 कैप। अब यहां पर फिर क्या आ जाएगा F12 कैप। ठीक हो गया, ये वेक्टर फॉर्म आ गई किसकी, F12 की। F12 क्या है, 1 पर लगने वाली फोर्स। अच्छा, 2 पर लगने वाली फोर्स, सर ये भी बहुत आसान होगी ना, F21 साथ रहिए, कभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है। F21 बराबर आ जाएगा K Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर, और इनटू क्या आ जाएगा सर इसका यूनिट वेक्टर वो क्या है R21 कैप। चलें जी, गुड हो गया। अब जरा बड़ी मजे की बात होने जा रही है, मुझे एक बात बताएं, R12 कैप और R21 कैप ये क्या है। सर ये यूनिट वेक्टर है। अच्छा, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो बताएं फिर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। सर इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। अच्छा, 1 मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब हुआ इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो डायरेक्शन क्या है सर, डायरेक्शन ऑपोजिट है। अच्छा, गुड हो गया ना, फिर बड़ी मजे की बात होगी। सर आप यहां से देखें R21 जो है ना ये बराबर होगा R12 के,
लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो हम यहां साइन क्या लगा देते हैं, नेगेटिव साइन लगा देते हैं। अब मैं काम करता हूं, r21 कैप की जगह क्या मैं माइनस r12 कैप लिख सकता हूं, सॉरी ये कैप है, तो बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, तो ये आ जाएगा f21 इज इक्वल टू k q1 q2 ओवर r स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में लिख देता हूं माइनस r12 कैप। अब ये नेगेटिव को शुरू में ले आए, तो ये बन जाएगा f21 इज इक्वल टू माइनस k q1 q2 ओवर r स्क्वायर इंटू r12 कैप। अब जरा जल्दी से बता दे, ये जो फैक्टर है ये क्या चीज है, सर ये तो f12 बन गया, हाँ जबरदस्त हो गया ना। अब देखिए f21 बराबर आ जाएगा माइनस का साइन f12 के, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों फोर्सेस हैं तो इक्वल है, लेकिन क्या है, ऑपोजिट है। तो ऐसी फोर्सेस जो इक्वल हो और ऑपोजिट हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सर उन्हें हम बोलते हैं म्यूचुअल फोर्सेस। तो इसका मतलब हुआ ये कौन सी फोर्सेस हैं, ये म्यूचुअल फोर्सेस हैं, म्यूचुअल फोर्स। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या है, म्यूचुअल फोर्स है, ठीक है। कौन सी फोर्स होती है, इक्वल मैग्नीट्यूड वाली, इक्वल मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर दो फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो, वो क्या कहलाती हैं, वो फिर म्यूचुअल फोर्सेस कहलाती हैं, ठीक हो गया। तो अब Fe क्या है, Fe इज म्यूचुअल फोर्स, म्यूचुअल फोर्स। अच्छा, म्यूचुअल फोर्स है अगर, तो यहां से बड़ी मजे की बातें आने वाली है हमारे सामने। वो कौन सी है, वो ये है कि अब अगर मैं इन दोनों की रेशो लूं F12 ओवर F21, तो ये क्या आ जाएगी, चूंकि दोनों इक्वल फोर्स है ना, और बाहर आपको पता है मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो इनके मैग्नीट्यूड की रेशो क्या आएगी, क्या ये ज्यादा फोर्स लगाएगी या ये ज्यादा फोर्स लगाएगी। सर अभी तो आपने बताया म्यूचुअल है, तो दोनों फोर्सेस क्या लगाएंगी, बराबर लगाएंगी, 1:1 आ जाएगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं ना, जैसे एक एमसीक्यू है, इसमें शायर कह रहा है कि आपके पास एक बॉडी है, लेट्स सपोज ये पॉजिटिव बॉडी है, इस पर चार्ज है लेट्स सपोज +6 माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस r पर एक और बॉडी पड़ी हुई है, वो है +4 माइक्रोकूलम। अच्छा अब बताएं, ये अगर A हो और ये B हो, तो ज्यादा फोर्स किस पर लगे, कौन लगा रही है, ये इस पर ज्यादा फोर्स लग रही है या इस पर ज्यादा फोर्स लग रही है, ज्यादा फोर्स किस पर लग रही है, तो आप कहेंगे सर 6 पर। नहीं भाई 6 पर नहीं, दोनों पर सेम फोर्स लग रही है। सेम क्यों लग रही है बोला, क्योंकि सर म्यूचुअल फोर्स है, सेम फोर्स उनके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, दोनों पर क्या लगेगी, सेम फोर्स लगेगी, और दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा और उसकी जो रेशो होगी वो क्या होगी, 1:1 होगी। अब हम ना एक आध एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, लेकिन एमसीक्यू से पहले ना मैं ग्राफ भी आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं। ग्राफ किसका, ग्राफ समटाइम वो पूछ लेता है कि बताएं भाई ग्राफ जो है इलेक्ट्रिक फोर्स और आर स्क्वायर, इसके दरमियान में ग्राफ कैसा बनेगा, या मैं आर कह देता हूं, ठीक है, आर स्क्वायर का भी ऐसा ही बनना था, तो इसका जो ग्राफ है वो यूं बनेगा, ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फोर्स और 1/r² का ग्राफ, तो वो कैसा बनेगा, देखिए Fe और 1/r² में डायरेक्ट रिलेशन है ना, अभी हमने पढ़ा, यहां से देख लें F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है। तो अब जब दो चीजों में डायरेक्ट रिलेशन होता है तो ग्राफ क्या बनता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। अब यहां से एक और बात भी हमें समझ आ गई कि F जो है, F चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होती है, तो हर वो फोर्स जो r² यानी कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स रिलेशन में हो, उसको हम बोलते हैं कि ये क्या ओबे करती है, इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये क्या करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है। अच्छा एक और बात, अगर ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है, तो मैं आपसे पूछता हूं इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो जीरो कब हो जाएगी दो चार्जेस के दरमियान में। आप कहेंगे सर जब कोई चार्ज जीरो हो जाए, भाई मैंने कहा कि चार्जेस हैं, चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो कब हो जाएगी। तो अब आप देखेंगे फॉर्मूला को, आप कहेंगे सर फॉर्मूला है हमारे पास के
Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अगर R हमारे पास ये किसी तरह से नीचे वाली वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। तो Fe इक्वल टू आ जाएगा समथिंग ओवर इंफिनिटी। इंफिनिटी किसको किया, R को, तो फिर क्या आंसर आएगा, जीरो। तो इसका मतलब हुआ अगर दो चार्जेस के दरमियान में इनफाइनाइट डिस्टेंस होगी तो फिर क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर जीरो हो जाएगी। तो यहां से जल्दी से बताएं ये लॉन्ग रेंज फोर्स है या शॉर्ट रेंज? सर शॉर्ट रेंज। भाई पागल हो गए हो, अभी तो मैंने बताया कि इनफाइनाइट डिस्टेंस हो तो फिर ये होती है, फिर ये क्या है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स। ठीक हो गया जी, लॉन्ग रेंज फोर्स। अब हम एक आध एमसीक्यू डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक के हवाले। अब मैं आपके सामने 3 एमसीक्यूज को डिस्कस करूंगा और फिर हम इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 1 है, इसमें शायद कह रहा है इफ मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, यानी कि दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड और उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है बिकम्स डबल हो जाए तो फिर फोर्स क्या हो जाएगी उनके दरमियान में, क्या डबल ऑफ इनिशियल फोर्स हो जाएगी, 2F हो जाएगी, F/2 हो जाएगी, सेम रहेगी, या 8F हो जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं जी। इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। देखिए F हमारे पास अगर है K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, तो F प्राइम जो है वो हमने निकालनी है। उसमें हमने Q1 को भी डबल कर देना है 2Q1 और Q2 को भी डबल कर देना है 2Q2 ओवर R को भी क्या कर देना है, डबल कर देना है। तो ये हो जाएगा 2R होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखिए R को डबल करना है, R स्क्वायर को नहीं, तो 2R होल स्क्वायर आएगा। ठीक हो गया। अब F प्राइम इक्वल टू आ जाएगा K 2 2 4 Q1 Q2 ओवर 2 2 4R स्क्वायर। इस 4 से ये 4 गायब हो गया तो F प्राइम किसके इक्वल आ गया, F प्राइम इक्वल टू आ गया K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के। अब ये क्या चीज है, ये वाला, ये तो इनिशियल फोर्स नहीं है, F के इक्वल K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ आंसर आ जाएगा F, और इसका मतलब फोर्स क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब यही सवाल आपने यूं करना है कि मैग्नीट्यूड तो हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। मैग्नीट्यूड को क्या कर दिया, ये डबल ही रहेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, डबल। लेकिन जो डिस्टेंस है इसको आपने हाफ कर देना है, डिस्टेंस को क्या कर देना है, हाफ। अब बताएं अब क्या आंसर आएगा, ऑप्शंस यही होंगे या फिर ऑप्शन कुछ और भी हो सकता है, वो आप देख लीजिएगा, ये आपने आंसर निकालना है। अब इसके बाद है एक नेक्स्ट एमसीक्यू है। आपके सामने 3 चार्जेस हैं, 2 कूलम 3 कूलम और 4 कूलम। इनको मैं कोई नाम दे देता हूं, इसको मैं कह देता हूं Q1, इसको मैं कह देता हूं Q2 और इसको मैं कह देता हूं Q3। तो सवाल ये है फाइंड F मैक्सिमम ओवर F मिनिमम। F मैक्सिमम और F मिनिमम की रेशियो बताएं क्या होगी। तो अब पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मैक्सिमम फोर्स किन दो चार्जेस के दरमियान में, तो जिन दो चार्जेस, अब देखें डिस्टेंस तो सबके दरमियान में सेम है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। ठीक है, ये कनेक्टेड नहीं है, ये जस्ट आपको डिस्टेंस गिवन है। ठीक हो गया, ये डिस्टेंस गिवन जस्ट। तो अब जिन दो चार्जेस का प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ज्यादा होगा उनके दरमियान में फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब देखें ये 4 है, ये 3 है, 3 4 12, 3 2 6, 4 2 8। इसका मतलब हुआ इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा, तो Q2 और Q3 के दरमियान में जो फोर्स आएगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो F मैक्सिमम किसके बिटवीन होगी, Q2 और Q3 के बिटवीन। तो मैं यहाँ लिख देता हूं F मैक्सिमम इक्वल टू क्या आ गई, F23। F32 कह लें, F23 कह लें, दोनों पर सेम फोर्स लगेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओवर F मिनिमम किसके इक्वल आ जाएगी, तो मिनिमम देखें सर इन दोनों का प्रोडक्ट मिनिमम बनेगा, 2 3 6, तो F मिनिमम आ जाएगी आपके पास किसके बिटवीन, Q2 और Q1 के बिटवीन। तो आप यहां लिख सकते हैं F1 2। ठीक हो गया, 1 2 लिख दे, 2 1 लिख दे, मैग्नीट्यूड आप पता है सेम रहेगा। अब इनकी हम क्या निकाल लेते हैं, रेशो निकाल लेते हैं। F23 कितना आ जाएगा, तो F23 निकाल लेते हैं, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब इनकी रेशोस फर्दर वैल्यूज पुट कर देते हैं, K ऐसे ही रहने देते हैं। Q1 कितना है,
अब यहां पर जो F23 में जो Q1 होगा वो कौन होगा, Q2 होगा, और यहाँ Q3 होगा, और यहाँ क्या होगा, यहाँ Q1 और Q2 ही रहेगा। तो ये बस फ्रैक्शन होगी थोड़ी सी। Q2 कितना है, Q2 है 3 कूलम, तो यहाँ आ गया 3, और Q3 कितना है 4, ये आ गया 4, ओवर कितना है 1। चलो जी बहुत आसान काम हो गया, K को K ही रहने देते हैं। अब Q1 कितना है, Q1 है सर 2, और Q2 कितना है 3, तो 2 इंटू 3 ओवर क्या आ गया 1। अब बहुत आसान काम हो गया, 3 4 आर 12 K ओवर 2 3 आर 6 K, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा K से K गायब, और 6 1 6 6 2 12, तो 2:1 आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन बनता है सर, ये ऑप्शन बन गया बीटा। ओके हो गया जी। अब एक और क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, इसमें शायद कह रहा है कि आपके पास दो चार्जेस हैं, दो बॉडीज हैं A और B। A पर जो चार्ज है वो +2Q है, और B पर जो चार्ज है -Q है। आप इन दोनों को कनेक्ट करते हैं एक वायर से, कनेक्ट किया आप दोनों इन दोनों को, और कनेक्शन के बाद आपने वायर को हटा दिया। अब बताएं इनके दरमियान में जो फोर्स है वो कितनी हो जाएगी। पहले कोई ना कोई फोर्स थी, पहले जो फोर्स थी उसको हम फर्ज कर लिया F कह देते हैं, और जब आपने इस वायर को कनेक्ट किया, कनेक्ट करके हटा दिया, अब बताएं दोनों के दरमियान में फोर्स कितनी हो जाएगी। बहुत आसान काम है, इसको देखते हैं जी। अब इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि F प्राइम कितना आ जाएगा। F प्राइम आ जाएगा हमारे पास K। अच्छा एक्चुअली जब आपने कनेक्ट किया ना तो आपको पता है चार्जेस फौरन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और ये इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। जैसे आपने कनेक्ट किया ना फौरन से यहां से +2 चार्ज गया, यहां इसको 0 कर दिया, यहां क्या रह जाएगा 1Q, तो इसका मतलब हुआ अभी भी बराबर चार्ज नहीं है। तो फिर क्या होगा, यहां से ½ Q इधर चला जाएगा और ½ Q इधर रह जाएगा। इधर चार्ज जो आ जाएगा वो आ जाएगा Q/2, और इधर जो चार्ज आ जाएगा वो भी क्या हो जाएगा Q/2। दोनों पर चार्ज की मिकदार क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो Q1 है वो Q/2 है, और Q2 जो है वो भी Q/2 है। तो यहां मैं लिख देता हूं Q/2 इंटू Q/2, ठीक है, ओवर R²। इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस था उसको हमने चेंज नहीं किया, R², ठीक है। अब ये आ जाएगा F प्राइम इक्वल टू 2 2 4, तो 1/4 K Q इंटू Q ओवर R²। क्या फोर्स 1/4 हो जाएगी? नहीं, पहले हमें ये पता चलाना होगा कि F कितनी थी। तो F का फॉर्मूला बहुत आसान है, देखिए 2Q K इंटू Q1 क्या था 2Q, और Q2 क्या था वो Q था। नेगेटिव साइन को नहीं ले रहे हम, जस्ट उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2Q आ गया और ये Q, तो यहां पर ये कितना है, ये तो Q है। इसका मतलब हुआ हमें यहां पर 2Q बनाना पड़ेगा। ये जो हमारे पास रिलेशन है ना ये वाला, यहां अगर इस Q के साथ 2 होता ऐसे, तो फिर ये हमारे पास ओरिजिनल फोर्स बन जाती। तो मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और यहां पर मैंने 2 से डिवाइड भी कर दिया। ठीक हो गया। अब देखें, अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया है F। तो F प्राइम इक्वल टू आ जाएगा 1/2 4 8, और ये आ गया F, यानी कि F/8। कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, ये डेल्टा। ओके हो गया जी। तो ये था कूलम्स लॉ का टॉपिक, और आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।